नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम सेकंड। इस वाले वीडियो में हम जलवायु वित्त के विषय में जानेंगे। ये वो टर्म है जो वर्तमान समय में काफी चर्चा में है। हाल ही में आपको पता होगा कि कॉप 28 की एक बैठक हुई। इस कॉप 28 की बैठक में इस जलवायु वित्त की बात की गई है। तो इस वाले वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कॉप 28 क्या है, ये जलवायु वित्त क्या है और ये व्यवस्था धीरे धीरे कैसे बनी, इसके विषय में हम डिटेल से देखेंगे। तो हाल ही में आपको पता होगा कि कॉप 28 की बैठक हुई। वहाँ पे यूएई में ये बैठक हुई और इसमें विभिन्न देशों के लोग शामिल हुए। इसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। इसके अलावा अन्य देशों के लीडर भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक में आप ध्यान रखेंगे कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन और शी जिनपिंग जो चाइना के लीडर वो दोनों शामिल नहीं हुए। मतलब अमेरिका का जो मुख्य प्रतिनिधित्व है और चीन का जो मुख्य प्रतिनिधित्व है, दोनों ही इसमें शामिल नहीं हुए। उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, तो कुछ अन्य लोग आए हैं, लेकिन ये जो मुख्य नेता नहीं शामिल हुए हैं। लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए। इस मीटिंग में बहुत सारी बायलैटरल टॉक्स भी हुई, मतलब 2 देशों के नेताओं ने आपस में भी बात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी सम्मेलन को भी संबोधित किया और इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। लोगों ने आपस में एक निर्णय लिया कि किस तरह हम पर्यावरण को लेके अपनी योजनाएँ बनाएँ, किस तरह की विचारधारा रखें हम पर्यावरण के विषय में, जिससे हम इसको और बेहतर बना सकें। इस बैठक में सबसे ज़्यादा जो बात की गई, वो क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? औद्योगिक क्रांति के समय से ही उद्योगों का जब विकास हुआ, तो उन उद्योगों ने क्या किया? पर्यावरण को बहुत क्षति पहुँचाई है। इसका लगातार पर्यावरण पर दुष्परिणाम पड़ता रहा है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से पर्यावरण पे हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहा। जो पर्यावरण के संरक्षक हैं या जो जो पर्यावरण के लिए चिंतित रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा से पर्यावरण को लेके एक विचारधारा रखी है कि विकास को इस तरह से किया जाए कि उससे पर्यावरण को हानि ना हो। इस कॉप 28 की बैठक में एक निर्णय लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि हम कुछ उचित कदम उठाएँगे, जिससे हम इस क्षति को रोक सके या इसके क्षति के होने वाले प्रभावों को कम कर सके। पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने बात की है एक फंड बनाने की, कोष बनाने की, जिससे ये पर्यावरण से होने वाली क्षति को रोक सके या उसकी क्षतिपूर्ति कर सके। अभी क्या हुआ है, दुबई और यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने $30 अरब का योगदान देने की बात की है इस फंड में और 2030 तक इस फंड को $250 अरब का बनाए जाने का लक्ष्य। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या? क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि हम ऐसा एक फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करें जो पर्यावरण को होने वाले नुकसानों की भरपाई करे। मतलब कि हमारी एक्टिविटी से जो भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम जब नीतियाँ बनाएँगे, तो उन नीतियों के लिए हमको फंड की आवश्यकता होगी। तो हम एक तरह से एक रिज़र्व फंड बना के रखें, जो पर्यावरण से संबंधित नीतियों के लिए उपयोग होगा और हम आने वाली चुनौतियों से निपट पाएँगे। विकासशील देश क्लाइमेट फाइनेंस की माँग क्यों कर रहे हैं, इसको हमको समझना। विकासशील देशों का कहना है, पिछले 150 सालों में जो भी उत्सर्जन हुआ है और उसकी वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो भी क्लाइमेट की समस्याएँ पैदा हुई हैं, उनमें कहीं न कहीं विकसित देशों का ही योगदान है। तो इन विकसित देशों को फंड देना चाहिए, वो विकासशील देशों को, जिससे वो उन समस्याओं का सामना कर सकें, जो विकसित देशों ने पैदा कर दी है आज की डेट में उनके सामने। अब समझने वाली बात ये है, ये बैठकें प्रारंभ कब से हुई? तो 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत ये बैठकें हो रही हैं। हर साल ये बैठकें होती हैं और इन बैठकों में पर्यावरण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। 2009 तक कभी भी ये रिटर्न में नहीं मिला कि इस तरह की फंडिंग की जाएगी। मांग विकासशील देश लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश कभी भी रिटर्न रूप से राजी नहीं हुए कि हम इस तरह की कोई फंडिंग करेंगे। 2010 में फाइनली जाके एक हरित जलवायु कोष बनाया जाता है, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाता है। इसी में जो क्लाइमेट फंड से रिलेटेड पैसा है, वो जमा होना था और जिसका उपयोग किया जाएगा किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए। अभी आपको यह समझना होगा कि कितना पैसा ज़रूरी है इस जलवायु की समस्या से निपटने के लिए या जो संकट हमारे सामने आज की डेट में खड़ा हो गया है, उससे हमको निपटने के लिए कितने फंड की आवश्यकता है। यूएनएफसीसीसी का ही एक डेटा है, तो 2021 में कहता है कि हमको 2030 तक कम से कम
5.8 ट्रिलियन की आवश्यकता है। अगर आप वर्तमान में देखें, तो जो भारत की टोटल जीडीपी है, वो लेस देन 4 ट्रिलियन के आसपास। तब भारत की टोटल जीडीपी से भी बड़ा अमाउंट चाहिए हमको 2030 तक क्लाइमेट की समस्याओं से निपटने के लिए। जो नुकसान अभी तक हो चुका है, उस समस्या से निपटने के लिए। और इस कैलकुलेशन के हिसाब को हर साल लगभग 600 बिलियन डॉलर की आवश्यकता। लेकिन इस कैलकुलेशन में भी एक समस्या है कि ये जो 2030 तक 5.8 ट्रिलियन की बात की जा रही है, ये उस समस्या की भरपाई के लिए है या उस नुकसान की भरपाई के लिए है, जो अभी तक हो चुका है। लेकिन हम जो भविष्य में नुकसान करेंगे, उसके बदले में भी हमको बहुत सारा पर्यावरण को चुकाना पड़ेगा। उसकी बात इसमें नहीं की गई है। मतलब जो नुकसान हमने अभी तक कर दिया है, ये सिर्फ़ उसके लिए फंड है, जिसका अमाउंट है 5.8 ट्रिलियन, यानी कि 600 बिलियन पर ईयर। अब समस्या क्या आ रही है? अभी तक जो फंड इकट्ठा किया गया है, 2020 के एक डेटा के हिसाब से ये 83.3 बिलियन डॉलर है। और ये डेटा किसका है? ओईसीडी का ये डेटा है। तो ये कहता है कि हमने 2020 तक लगभग 83.3 बिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिया है। लेकिन इसी रिपोर्ट पे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, वो कहती है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आपने बहुत सारा ऐसा पैसा जो डायरेक्टली क्लाइमेट फंड से रिलेटेड नहीं था, लेकिन उसको भी आपने क्लाइमेट फंड में ही जोड़ लिया है। वास्तव में आपने लगभग 25 बिलियन के आसपास ही खर्च किया है या 25 बिलियन के आसपास का ही आपने फंड बनाया है। आप समस्या देखिए, हमको फंड कितना चाहिए? 600 बिलियन डॉलर पर ईयर चाहिए हमको। और अभी तक टोटल कितना हमने खर्च किया है या टोटल हमने कितना फंड बनाया है? 83, अगर ये भी मान लें तो वास्तव में देखिए तो 25 बिलियन। और हमको टोटल कितना चाहिए? 5 ट्रिलियन से ज़्यादा, या हम कहें मोटा-मोटा हमको लगभग 6 ट्रिलियन के आसपास का अमाउंट चाहिए इस क्लाइमेट की समस्या से निपटने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई? कैसे ये बात होने लगी कि हमको क्लाइमेट के लिए फंड बनाना चाहिए? क्लाइमेट क्यों सेंटर में आया? डेवलपमेंट के आगे से आया क्लाइमेट, कि क्लाइमेट को फोकस किया जाए डेवलपमेंट। ये होता क्या है? 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा पहली बार स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पे बात की गई। 1992 में, ये 20 साल बाद, इसकी जब 20वीं वर्षगांठ थी, उस स्टॉकहोम कन्वेंशन की 20वीं वर्षगांठ थी। फिर एक कन्वेंशन होता है या फिर एक बैठक होती है जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। अब ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरियो के नाम से एक सम्मेलन होता है और सम्मेलन का नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑफिशियल नेम है, इसका जो आधिकारिक नाम है, उसको बोलते हैं पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। इस सम्मेलन द्वारा, तो ये 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, इसके द्वारा कुछ दस्तावेज साइन हुए, कुछ दस्तावेज जारी किए गए, जिसमें एक तो बात की गई कि पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र जारी किया गया, एजेंडा 21 जारी किया। और आप देखेंगे इसी एजेंडा 21 के तहत सतत विकास लक्ष्य तय किए गए, जिन्हें हम एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। इन ये जो है एजेंडा 21 के ही पार्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे वन सिद्धांत बने। वन सिद्धांत के अलावा जलवायु परिवर्तन पर एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना। फिर देखेंगे जैव विविधता पर एक कन्वेंशन बना और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी एक कन्वेंशन तैयार किया गया। तो ये वो दस्तावेज तैयार किए गए 1992 के बैठक में कि हम पर्यावरण की समस्या से किस तरह से निपट पाएंगे। अब आपका एक प्रश्न होगा कि ये 1972 में एकदम से क्या हो गया कि ये लोग इस तरह से बैठकें करने लगे, इस तरह से ये लोग पर्यावरण को लेके चिंतित हो गए। देखिए, पर्यावरण को लेके हमेशा से एक चिंता बनी रहती थी। जो पर्यावरण के संरक्षक लोग हैं, वो लगातार ये विरोध कर रहे थे कि आप डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अमेरिका में एक फर्म है जिसको बोलते हैं सांता बारबरा ऑयल, और इसमें क्या हो जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है। इसलिए इस पूरी घटना को किस नाम से जानते हैं? सांता बारबरा ऑयल स्पिल के नाम से जानते हैं। इस घटना में लगभग समुद्र में 12 माइल्स तक ऑयल फैल जाता है। जलजीव इससे बहुत सारे मरते हैं समुद्र में, और समुद्र का एक बहुत सारा पानी नुकसान में हो जाता है। तो पूरा ऑयल फैल जाता है। और इसकी जो सैटेलाइट इमेज है, या जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने जब इमेज इसकी दिखाई,
तब जाके अमेरिका के सामान्य लोगों ने इसके नुकसान को देखा कि विकास के नाम पे पर्यावरण को हम कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं, और उसके विरोध में या अपनी सरकार पे एक प्रेशर बनाने के लिए लगभग 20 मिलियन लोग सड़कों पे उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे कि आप आर्थिक उन्नति के नाम पे पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी, जिससे आप पर्यावरण को बचा पाएँ। ये वो ऑयल स्पिल है, अगर देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑयल स्पिल हुआ और बहुत सारा ऑयल ऑयल पूरे समुद्र में फैल गया। तो जब साफ-सफाई की गई, उस समय भी लोगों ने विभत्स तस्वीरें देखी कि बहुत सारे जीव-जंतु मारे गए हैं। बहुत ही खराब स्थिति हो गई पूरे क्षेत्र की। ये वहाँ के लोगों ने अनुभव किया। फिर लोग सड़कों पे उतर आए। आप ये देखते ही वॉशिंगटन पोस्ट का एक इमेज है, जहाँ पे लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। लोग नारेबाजी करने लगे, बैनर दिखाने लगे कि सरकार को अपनी नीतियों पे काम करने की ज़रूरत है। वो विकास के नाम पे इस तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा। 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के 3 सिस्टर कन्वेंशन भी हुए। 72 में एक कन्वेंशन हुआ, 72 के बाद 92 में फिर 20 साल में ये कन्वेंशन हुआ है। इसमें 3 सिस्टर कन्वेंशन हुए। कौन से? पहला एक जिसके तहत ये कॉप की बैठक होती है। तो बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में यूएन आप जोड़ दिए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के तहत कॉप की बैठकें, दूसरा इसमें बात की गई, सीबीडी की बात की गई। सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की बात करी गई। 1980 के दशक से ही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था के विषय में, सीबीडी के विषय में। इस सम्मेलन में सिर्फ उस पे हस्ताक्षर किए। अब ये ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर रखा था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने सीबीडी का ड्राफ्ट तैयार कर रखा था। लेकिन ये 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये ड्राफ्ट साइन किया गया। तीसरा जो हुआ, जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी एक कन्वेंशन किया गया। 1977 में ही यूएनसीओडी ने मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन ने एक पीएसीडी पीएसीडी मतलब प्लान ऑफ एक्शन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन अपनाया था। लेकिन यूएनएपी ने निष्कर्ष निकाला, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने ये निष्कर्ष निकाला कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 1977 में ही पीएसीडी आ गया था, लेकिन उसके तहत समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर 1992 में के इस सम्मेलन में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन को अपनाया गया और 1994 में इस पे हस्ताक्षर की गई। देखिए, अपनाया गया कब ये? 1992 में। हस्ताक्षर लेकिन इसमें कब हुए? 1994 में। और हस्ताक्षर कहाँ हुए? पेरिस में हस्ताक्षर इस पे किए गए। अगली बात अगर हम देखें डिटेल से, जिस चीज को हमको देखने की जरूरत है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। इसके तहत कॉप की बैठकें की हैं। 1992 के सम्मेलन के बाद सभी देश इसमें शामिल हो गए थे, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद इसमें सभी देश शामिल हुए। इसने काम शुरू कर दिया 21 मार्च 1994 से। और इसके काम करने की जो विधि है वो क्या है? एक तो ये कह रहा है कि समस्या के अस्तित्व को पहचाना जाए ना, इसके लिए इसने क्या किया, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, जब भी कोई कॉप की बैठक होती, कॉप की बैठक के बाद कई बार उसके प्रोटोकॉल्स जारी किए जाते थे। तो उस बैठक के निर्णय को जारी किया जाता था। उन्हीं बैठकों में से एक बैठक का प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको इन्होंने क्या माना? स्टैंडर्ड माना और इसके तहत इन्होंने नियमों को बनाया। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने ये तय किया कि हम समस्या को कैसे पहचानेंगे। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस क्लाइमेट प्रोटोकॉल, इसमें क्या होगा, जो शर्तें होंगी उन शर्तों में अंतर होगा। किसी में किसी चीज को क्लाइमेट के लिए खतरा माना जाएगा और किसी में किसी चीज को क्लाइमेट के लिए खतरा नहीं माना जाएगा या कम माना जाएगा। तो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, हमने किसको सेट किया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हम इसके तहत ही समस्या को जानेंगे। हमने एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए, तो लोगों को हमने एक टारगेट दिया कि इस टारगेट के तहत आपको काम करना है। जो लक्ष्य में उसमें सबसे फोकस पे रखा गया ग्रीन हाउस गैसेस को, इनको बहुत कंट्रोल करना है। अगला जो हमने लक्ष्य बनाया वो क्या था कि जो विकसित देश हैं इनका हमने दायित्व तय किया कि आपकी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इन देशों को एनेक्स वन देश कहा गया, किसको? विकसित देशों को। और ये वे देश हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब ओईसीडी के
सदस्य थे, ये वही देश है जिनको एनेक्स 1 में रखा गया और इनका ये दायित्व रखा गया कि आपका एक दायित्व है कि आप जो रोड मैप है, उसका आप नेतृत्व करिए। जो हमने टारगेट सेट किए हैं, आप उसको लीड करिए। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन क्रियाओं हेतु वित्तीय सहायता का निर्देश दिया गया। मतलब इसमें ये डायरेक्शन दिया गया कि आप जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों को क्या करिए, पैसा दीजिए, इसलिए क्लाइमेट की समस्या से निपटने के लिए, कि पर्यावरण की क्षति की से जो समस्या उत्पन्न हो गई, उससे निपटने के लिए इसका एक सचिवालय भी बनाया गया। यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एवं कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग ऑफ पार्टीज को सहायता प्रदान करता है। कौन? ये सचिवालय। मतलब जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन होता है, कॉप की बैठक का आयोजन होता है, तब ये जो सचिवालय है, ये मदद करेगा इस पूरे बैठक के आयोजन में। मतलब अभी जो जैसे कॉप 28 हुआ है, इस कॉप 28 की बैठक का आयोजन किसने किया होगा? इस सचिवालय ने, जो काम करता है किसके तहत? यूएनएफसीसीसी के तहत। और इस यूएनएफसीसीसी को कब बनाया गया? 1992 में। 1994 से यूएनएफसीसीसी ने कार्य करना शुरू कर दिया। 1995 में इसका बर्लिन में पहला सम्मेलन हुआ। इसी को बोलते हैं कॉप 1। बर्लिन में ये लोग सबसे पहली बार मिले। 1997 में जापान में एक सम्मेलन हुआ जिसको कॉप 3 बोलते हैं और इस जापान वाले सम्मेलन को ही क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब इस जापान वाले ही कॉप 3 में एक प्रोटोकॉल निकल के आया जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। तो ये 1997 में हुआ पहली चीज़ और कॉप 3 था, ठीक? और यहीं पे आपका क्या साइन हुआ? क्योटो प्रोटो। अगर आप इन सारे कॉप्स को देखना चाहें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाइलाइट कर रखे हैं। जैसे कॉप 2 आप देखिए जिनेवा में हुआ, कॉप 3 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। इसी तरह आप देखिए कॉप 8 दिल्ली में सिर्फ कॉप की एक बैठक हुई है, कॉप 8 या भारत में आयोजित होने वाली केवल एक बैठक कॉप 8। उसके बाद आप देखिए कॉप 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शामिल है। कॉप 21 आप देखिए पेरिस में हुआ, फ्रांस में। कॉप 22 हुआ आपका मरक्कस में और कॉप 28 हो रहा है कहाँ में? दुबई में हो रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये कॉप की सारी बैठकें हैं जिसमें अलग-अलग निर्णय लिए गए। जैसे आप देखेंगे कॉप 6 हेग में हुआ, नीदरलैंड में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग-अलग जगहों पे बैठकें इसकी होती हैं और जिसके तहत निर्णय लिए जाते हैं। तो इस वाली में वीडियो में हमने एक मोटा-मोटा समझा कि किस तरह से ये कॉप की बैठकें काम करती हैं और जो अभी रिसेंट बैठक हुई है, इसमें जिस जलवायु वित्त की बात की जा रही है, वो जलवायु वित्त कितना प्रभावशाली होगा, उसका मॉडल क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, इन सब बातों की हमने चर्चा की। हमने देखा कि $25 बिलियन के आसपास का ही अभी हमारे पास फंड इकट्ठा हो पाया है और हमको आवश्यकता है $600 बिलियन पर ईयर की, लगभग $5.8 ट्रिलियन की पूरी क्लाइमेट समस्या से निपटने के लिए। लेकिन अभी भी इन बैठकों में ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से इतना बड़ा फंड हम इकट्ठा करेंगे, जिससे हम भविष्य में आने वाली क्लाइमेट से होने वाली समस्या से निपट सकें। तो आशा करता हूँ आपको बहुत साधारण भाषा में, बहुत सामान्य भाषा में ये पूरी बात समझ में आई होगी, किस तरह से ये कॉप की बैठकें काम करती हैं और इनमें किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें।